हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आनुवांशिकता एवं जैव विकास का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट डे हम लोग आनुवांशिकता के बारे में पढ़ लिए थे और आज जो है क्या पढ़ेंगे, जैव विकास। तो जैव विकास के बारे में जानने से पहले हम लोग जैव विकास जो वर्ड है, यानी जो इवोल्यूशन वर्ड है, उसको ही अच्छे से समझते हैं तो लगभग आपका 50% जो में बात चल रही है कि जैव विकास के अंदर क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैव विकास किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को जान लेते हैं। तो जैव विकास बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति तथा उनके पूर्वजों का इतिहास, उसके साथ ही समय समय पे जो परिवर्तन हुए उनको एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन को ही क्या कहते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं, यानी कि जैव विकास बोलते हैं। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं कि जीवों की उत्पत्ति। तो जीवों की उत्पत्ति जो है, जेबियस हॉल्डेन जो कि ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, बाद में हमारे भारत के नागरिक बन के रह गए वो, तो उन्होंने 1929 में ये सुझाव दिया, यानी कि उन्होंने 1929 में ये अनुमान लगाया कि सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी, यानी जीवों की उत्पत्ति किससे हुई होगी, सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी, जो कि पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुआ होगा उस समय विद्यमान होगी। यानी उनका कहने का मतलब था कि जो अभी का वातावरण है उससे उस समय का वातावरण जब पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा बिल्कुल ही भिन्न था। उसमें ही संभवतः कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ होगा जो कि जीवन के लिए जरूरी था। तो जीव की उत्पत्ति इस प्रकार हुई होगी। फिर 1953 में स्टेनले एल मिलर तथा हेराल्ड सी उरे, ये भी वैज्ञानिक थे, इन्होंने सोचा कि जो ये जेबीएस हॉल्डेन ने जो तर्क दिया है उस तर्क को कैसे प्रमाणित किया जाए। तो क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि ये जो जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ वो कैसे हुआ होगा, कि आखिर कैसे संश्लेषण हुआ और जीव की उत्पत्ति हो गई। तो उन्होंने इस चीज का परीक्षण किया, यानी कि क्या किया, वो लोग एक्सपेरिमेंट किए। एक ऐसा कृत्रिम यानी कि ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट तैयार किया जो कि लगभग अभी से बहुत सौ वर्षों जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी उस समय रहा होगा। उन्होंने अनुमान लगाया जो कि इन्होंने दिया। तो उन्होंने क्या किया कि एक कृत्रिम तरीके से यानी कि एक आर्टिफिशियल तरीके से एक एनवायरनमेंट तैयार किया जिसमें कि अमोनिया, मीथेन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु को रख दिए और ऑक्सीजन को नहीं रखे। ऑक्सीजन के जगह पे क्या किए, जल का एक पात्र रख दिए। हम जानते हैं कि जल में भी जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा होती है, H2O, है ना। तो और क्या किए कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रखें, यानी कि उस समय क्या क्या तापमान जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम एक अनुमान होता था। और क्या गैसों के मिश्रण से जो है कि चिंगारियां उत्पन्न हुई, जैसे कि आकाश में बिजली कड़कती है उसी प्रकार हुआ। और एक सप्ताह के बाद क्या देखा गया कि 15% कार्बन जो कि मीथेन से निकले वो सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो गए और इसमें अमीनो एसिड भी संश्लेषित हुई। इसमें अमीनो एसिड संश्लेषित हुआ जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं। यानी कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग प्रोटीन लेते हैं तो उसका पाचन किसमें होता है, अमीनो एसिड में होता है। यानी कि अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जीव का इसी प्रकार शायद उत्पत्ति हुई होगी। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं कि जीवों का यानी कि जो हमारे पूर्वज थे उनका इतिहास, यानी कि उनके बारे यानी कि जीवाश्म के बारे में जानेंगे। हमारे पूर्वज यानी कि कैसे थे उनके बारे में जानते हैं। तो जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो 10th लेवल का ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको बहुत ही डिटेल से और अच्छे से पढ़िए ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो सके इससे। अब बात करते हैं हम लोग कि हमारे पूर्वज के बारे में, कि हम लोग अपने पूर्वज के बारे में कैसे जानते हैं कि हम लोग उन्हीं के संतान हैं। तो ये जब उत्खनन हुआ तो वहां से कुछ ऐसे जीवाश्म पाए गए जो कि हमारे
पूर्वज है, उनको कहा जाता है कि वो हमारे पूर्वज है। तो दो तरीके के थे, एक थे ड्रायोपिथिकस और दूसरा थे रामापिथिकस। तो हम लोग का जो शरीर है, बनावट है, वो रामापिथिकस से ज्यादा मिलता जुलता है, इसलिए हम लोग क्या है, रामापिथिकस के संतान हैं। रामापिथिकस जो है यानी कि उनका भी ढांचा धीरे धीरे जो है, यानी कि अगर हम लोग चले जाए कि हमारे शरीर का निर्माण बहुत सौ वर्षों पहले कैसे रहा होगा, तो वो रामापिथिकस की जैसे रहा होगा और हम लोग उनके ही संतान हैं, ऐसा माना जाता है। ये अफ्रीका में निकला है, यानी कि हम लोग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अफ्रीका से हुई है। तो अफ्रीका में क्या हुआ कि वहां पे जितने सारे मतलब रामापिथिकस के थे, यानी कि जितने सारे जीव थे, वो धीरे धीरे क्या हुआ, यानी कि समझिए एक तरह से फ्लैशबैक में चले जाइए कि हम लोग क्या थे कि रामापिथिकस के समझिए कि हम लोग अभी वैसे ही जी रहे हैं और हम लोग क्या थे कि अफ्रीका में थे, यानी कि हमारे पूर्वज अफ्रीका में, तो हम लोग भी अफ्रीका में, तो अफ्रीका में थे। और धीरे धीरे जैसे कि अभी संसाधन है, लोग घर बना के रहते हैं और सब लोग इतने ऐशो आराम से रह रहे हैं, उस समय कुछ भी नहीं था। तो उस समय भोजन की तलाश में, कैसे रहेंगे, जीविकापार्जन की तलाश में धीरे धीरे कुछ जो है जीव वहां से निकलते गए और पूरे धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गए और जो कुछ जो है अफ्रीका में ही रह गए। वहां से जो निकले उनको तो इस उद्देश्य से वो जा नहीं रहे थे, यानी कि जो अफ्रीका से बाहर निकले उनको तो ये नहीं पता था कि हमको घर वापस आना है। जब हम लोग घूमने के उद्देश्य से कहीं निकलते हैं तो हमें पता होता है, अनजान जगह भी अगर आप चले गए जो कभी नहीं जान गए हैं, इसके बाद क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इंडिकेट करके रखते हैं कि अच्छा मेरे मतलब हम जहाँ पे आए हैं वहां पे ये चीज है, अगर हमको घर रिटर्न होना हो तो कैसे होंगे, वो आप माइंड मेकअप करके रखते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि उन्होंने लौटने के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जहां से चले वहां लौट के नहीं आए, कुछ जो बहुत दूर नहीं गए थे वो लौटे भी, कुछ अफ्रीका में भी रहे और कुछ बाहर चले गए। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये पूरे धीरे धीरे विश्व में फैल गए। ये इसका मतलब ये है कि हम लोग जितने भी विश्व में आदमी हैं, चाहे वो अमेरिका में रह रहा हो, अफ्रीका में रह रहा हो या फिर एशिया में रह रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, सब क्या है, रामापिथिकस के संतान हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है कि सबका रंग रूप अलग होते हुए भी, हाव भाव सब कुछ, इवन कि बालों का कलर अलग होते हुए भी सबको क्यों कहा जाता है कि सब एक ही स्पीशीज के संतान हैं? ऐसा क्यों कहा गया है? तो ये इसलिए क्योंकि थे वही के संतान। ये रंग रूप हमारा कैसे बदल गया? ये हमारा रंग रूप जो है वो बदला इन्वायरमेंट की वजह से। कैसे बदला? वो बदला वातावरण की वजह से। जो जिस वातावरण में रहने लगा धीरे धीरे वो उसी के प्रति अनुकूलित हो गया, वो उसी में सरवाइव करने लगा और उसका शरीर का बनावट, उसका शरीर का जो कि रंग रूप है वो उसी मौसम के अनुसार ढल गया। जो जिस प्रकार रहता है, यानी कि वेरिएशंस हमारे लिए, हमारे जीविकापार्जन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो लोग कश्मीर में रहते हैं उनका शरीर, अगर कश्मीर के लोग यहाँ पे आ जाएं तो उनको अभी जो ठंड है फर्क ही नहीं पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा उन्हें, क्योंकि वो उस ठंड में सरवाइव हो गए हैं। और अगर हम लोग चले जाएं तो हम लोग वहां पर ठिठुर जाएंगे। तो ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड किया सबका रंग रूप। इसीलिए ये निर्भर करता है कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, उसका वातावरण से हमारा रंग रूप बदल जाता है। लेकिन क्या है, हम लोग सब रामापिथिकस की संतान है, यानी कि एक ही स्पीशीज के संतान है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर जो है क्लियर हो गया। जो है बात करेंगे हम लोग कि जैव विकास, यानी जो अंतिम बात थी, दो चीजों को हम लोग जान गए। सबसे पहले क्या, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, और दूसरा जो है हमारे पूर्वज के बारे में, और तीसरी बात अब है कि जो समय समय पे हुए परिवर्तन के बारे में हम लोग जानेंगे। अब अब देखिए, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब सब एग्जाम के व्यू से पढ़ रहे हैं। 10th का एग्जाम में ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में बहुत ही आते हैं, तो इसलिए इस चीज को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो अब बात करते हैं कि जो समय समय पे परिवर्तन हुआ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब जो समय समय पे परिवर्तन हो रहे थे उसके बारे में बात करते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने क्या किया। चार्ल्स डार्विन जब 22 साल के थे तो उन्होंने पता लगाना शुरू किया, यानी कि वो घूम घूम के इधर उधर अफ्रीका वगैरह सब में घूमे। उन्होंने पता किया कि कैसे जो है
किसी में विभिन्नताएं आ जा रही है और किस प्रकार जो है जैव का विकास हुआ। तो हम जानते हैं कि जैव विकास का प्रतिपादन कौन किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। ये आपका एक क्वेश्चन भी है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जैव विकास का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो क्या था? चार्ल्स डार्विन। तो ये चीज जान गए। अब देखिए क्या था कि उन्होंने खोजबीन की और एक चीज ये भी था कि मेंडल जो किया, अनुवांशिकता का पता जो मेंडल लगाए, ये और जो चार्ल्स डार्विन थे, ये दोनों ही एक दूसरे की खोज के बारे में जानते ही नहीं थे। अगर ये दोनों एक दूसरे की खोज के बारे में पता कर पाते तो बहुत हद तक बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर पाते, लेकिन ये किस प्रकार जो है विविधता होती है इसका प्रतिपादन उन्होंने नहीं किया। चार्ल्स डार्विन इस चीज का खोज नहीं कर पाए, उन्होंने केवल जैव विकास होता है ये बताया। तो मतलब ये अगर ये दोनों मिल गए होते तो जरूर ही कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाले होते, लेकिन मिले नहीं। ये दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ थे, यानी दोनों ही एक दूसरे अपनी अपनी दुनिया में बिजी थे। यहाँ पे क्या हुआ कि चार्ल्स डार्विन ने क्या सिद्धांत दिया है उसके बारे में बात करते हैं। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि परिवर्तन जो है, यानी जो विविधता है, वो एक ही झटके में नहीं हुआ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे 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 होते ही गया। दूसरी बात है कि कोई भी मतलब कि कोई भी जीव है उसमें धीरे धीरे जो होता है कि यानी कि समय समय पे, यानी कुछ 100 वर्षों के बाद जो होता है परिवर्तन यानी विभिन्नताएं होती है। उन्होंने ये चीज भी कहा। तो एक बात करते हैं, जब विकास की तरफ आ ही गए हैं तो बात करते हैं एक्सपेरिमेंट्स की, जो कि सब लोगों ने मिलके किया। तो देखिए पहले क्या था कि एक बीटल्स को ले लेते हैं, यानी कि जैव विकास कैसे होता है उस चीज को समझते हैं। तो क्या है कि बीटल्स ले लेते हैं। बीटल्स मतलब कि भृंग बोला जाता है उसको हिंदी में। तो भृंग वगैरह छोड़िए, अगर समझ नहीं आ रहा है तो समझिए एक छोटा सा कीड़ा है जो कि इस तरीके से दिखता है। इसका ये अगर हाथ पांव कर दिया गया ये, तो ऐसे ही वो दिखता है। और ये जो एकदम बहुत ही छोटा छोटा होता है, एकदम छोटा छोटा होता है, और ये पत्तियों पे रहता है। देखे होंगे कि साग वाग का पत्ता जो होता है, कुछ कोई कीड़ा वगैरह चढ़ गया और ये उड़ता भी है, ठीक है, फुर्र से उड़ जाता है, लेकिन ये झाड़ियों में पत्तियों पे ही विराजमान होते हैं, यानी रहते हैं, और उनसे ही अपना भरण पोषण करते हैं। तो विकास की बात करते हैं तो ये बात भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भृंग होते हैं, यानी जो बीटल्स होते हैं, बीटल्स, तो जैव विकास किस प्रकार हो रहा है हम लोग इस चीज के बारे में समझते हैं। तो जैव विकास के पहली चरण की बात करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं बीटल्स, कुछ मान लेते हैं, कुछ बीटल्स को ले लेते हैं, 12 बीटल्स से ले ले, 10 ले सकते हैं। तो ये लाल रंग के होते हैं, ये बहुत सारे रंग के होते हैं, लाल भी हो सकते हैं, हरे भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं। तो ये सारे मतलब वेरिएशंस होके किसी भी कलर में हो सकते हैं। तो ये मान लेते हैं पहले जो था वो रेड कलर के थे, कुछ क्या हो गए, रेड कलर के वेरिएशंस हो गए, मतलब रेड कलर के हैं, यानी कुछ बीटल्स जो है, जो भृंग है, वो रेड कलर के हैं। और ये हम जानते हैं कि ये झाड़ियों में ही रहते हैं, यानी पत्तों पे ही रहते हैं और उनसे भरण पोषण अपना करते हैं। तो ये क्या कुछ समय के बाद, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि भृंग को कौन खाता है, कौवे खा जाते हैं। और कौवे क्या हो गए, प्राकृतिक रूप से चयन किया गया है, यानी कि इसको कोई मार नहीं रहा है, कोई पीट नहीं रहा है, ये प्राकृतिक रूप से है। तो जैसे लाल रंग का भृंग हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, कौवे खा जा रहे हैं। कुछ वर्षों के बाद, यानी इसके 10-20 पीढ़ी के बाद की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ, कुछ वेरिएशंस हुए और इसमें क्या हुआ, कुछ जो है ग्रीन कलर का भृंग होने लगा, ठीक है, ग्रीन कलर का। तो कौवे जो है क्या, लाल वाले तो खा जा रहे थे, तो मतलब बहुत कम विकास हो पा रहा है। अब जिसका कि धीरे धीरे संतति खत्म होते जा रहा है, तो जब विकास कैसे होगा। तो क्या हुआ, वेरिएशंस हुए, और वेरिएशंस के बाद क्या हुआ, ये ग्रीन कलर का हो गया, कुछ ग्रीन कलर के हुए। तो ग्रीन कलर क्या हो रहा था कि पत्तों में छिप जा रहा था, और छिप जाने की वजह से क्या हो रहा था कि कौवे उसको देख ही नहीं पा रहे थे, और इस तरह से धीरे धीरे लाल वाले खत्म होते गए, और क्या हो रहा है कि ग्रीन वाला बढ़ते चला गया। ये एक पहला स्टेप हुआ। दूसरा बात करते हैं कि कुछ इस प्रकार हुआ होगा, मान लीजिए कि ये सारे वेरिएशंस हो रहे हैं, जैव विकास हो रही है, तो दूसरा चरण की बात करते हैं कि ग्रीन वाले हैं
और कुछ दिन के बाद विभिन्नताएं हुई और जो है ब्लू कलर का हो गया। कुछ ब्रिंग जो है यानी जो बीटल्स थे वो ग्रीन कलर के हो गए, और किसी दिन कुछ जानवर या कोई भी किसी भी रीजन से क्या हुआ कि जिस झाड़ी पे पत्ती पे ये रह रहे थे वो उसको वहां पे मार दिया, यानी कि वहां पे खत्म हो गए। मात्र 2 या 3 बचे, और उसकी वजह से हम जानते हैं कि ये लैंगिक जनन द्वारा इनका रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके द्वारा ये जीवों के उत्पन्न करते हैं। तो इसके लिए क्या हो गया कि कुछ बचे और उसके द्वारा धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो मतलब कि बढ़ते चले गए, और इस प्रकार क्या हुआ, ब्लू वाले की संख्या ज्यादा हो गई। रंग बदलने से वेरिएशंस है, लेकिन जैव विकास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि जिस झाड़ी पे रह रहा था उसमें उस झाड़ी में कुछ रोग लग गया पत्तियों में, और उसके वजह से ये, चूंकि अगर मान लीजिए अच्छे से हम भोजन नहीं करते हैं तो क्या होगा कि भोजन अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। उसी प्रकार क्या हुआ कि बीटल्स को अच्छे से भोजन नहीं मिल पाया और ये बहुत दूर तक जा भी नहीं रहे थे, तो क्या हुआ, उनके भार में धीरे धीरे क्या हो गई, कमी हो गई। और धीरे धीरे क्या हुआ, कमी, यानी कि उसकी जो भार में कमी हो गई, ये जैव विकास नहीं है, ये भार में कमी हुई। उनके कायिक कोशिका में क्या हुआ, कमी हुआ। यानी कायिक कोशिका से जनन कोशिका पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कायिक कोशिका, अगर मान लीजिए मेरा हाथ अगर जल गया तो ऐसा नहीं है कि जो मेरे बच्चे होंगे उनका भी हाथ जला होगा। यानी कायिक कोशिका पे अगर कोई प्रभाव पड़ता है उससे जनन कोशिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस समय और कुछ दिन के बाद जो होता है कि फिर से अगर उस पत्तियों, यानी कि वो जो पत्ती में बीमारी लगा था, बीमारी ठीक हो गया, तो क्या हो गया, फिर से बीटल्स जो है वो फिर से पूरा उस भार पे आ गए। यानी क्या हुआ कि जनन कोशिका पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी इससे ये पता चलता है, ये तो दूसरा बात हो गया ब्लू वाला, और तीसरा बात क्या था, जो कि बीमारी लग गया था, कुछ बीमारी हो गया था पत्तियों में, जिसके वजह से क्या हुआ कि भार में कमी हो गई, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद सब कुछ ठीक हो गया। तो ये यानी कमी होना जैव विकास नहीं है। अब देखिए बात करते हैं, यानी कि हम अपनी जिंदगी में जो कुछ अर्जित करते हैं अनुभव को या किसी लक्षण को, वो जैव विकास का आधार नहीं है, और उससे जो है डीएनए पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि अब बात करते हैं कि चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया गया, और क्या किया गया कि कुछ पीढ़ी तक चूहों का पूंछ काटते रह गया सब। यानी कि ये अनुभव का एक्सपेरिमेंट इस तरीके से समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि उसके शरीर में, यानी चूहा को क्या किया गया, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि चूहा का पूंछ काटना शुरू कर दिया, और पूंछ काटते काटते क्या हुआ, कुछ पीढ़ी तक उनका पूंछ काट, जैसे पूंछ उनका होने ही नहीं दिया जा रहा था। बहुत सी पीढ़ी के पूंछ काटने के बाद भी ये देखा गया कि जो फिर से उनकी संतति हुई, जो फिर से नया विष्टि निर्माण हुआ, जो चूहे का निर्माण हुआ, उनका पूरा शरीर था और उनका पूंछ भी था। इससे क्या होता है, जब जनन के बाद अगर उसका पूंछ काट देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसके जनन पे, यानी कि वैसा कुछ भी नहीं कि वो पूंछ का यूज इस तरीके से नहीं कर पाए, तो क्या हो गया कि उनका पूंछ ही नहीं होगा। ये तो कृत्रिम रूप से आप उनका पूंछ काट दे रहे हैं। यानी कि हम अपने सही जिंदगी में जो कुछ अर्जित करते हैं, या कट गया या खत्म हो गया, उससे हमारे डीएनए पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस परीक्षण के बाद ये पता चलता है, लेमार्क ने ऐसा कहा है कि जिस चीज का हम लोग जितना यूज करते हैं वो हमारे शरीर में उसी प्रकार ग्रोथ करता है। लेमार्क ने कहा कि जो जिराफ का भी हम लोग देख रहे हैं वो गर्दन बहुत ही लंबा है, लेकिन उस समय यानी कि बहुत सौ वर्षों पहले ऐसा नहीं रहा होगा, उनका गर्दन छोटा रहा होगा और वो अपने भोजन यानी कि अगल बगल के झाड़ियों से ही करते आ रहे होंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो झाड़ियां खत्म हो गई और धीरे धीरे उन क्या किए, गर्दन को बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। यानी जब हमें भोजन नजदीक में ही मिल रहा हो तो हम हाथ को दूर क्यों करेंगे। तो उन्होंने इसी प्रकार क्या कहा कि धीरे धीरे जिराफ जो है अपने गर्दन को बढ़ाते गए और धीरे धीरे उनका जो भोजन था वो ऊपर होते गया और उस भोजन की तलाश में वो क्या किया, अपने गर्दन को इस प्रकार बढ़ाते गए जो कि आज जो है कि किसी पेड़ को नीचे करके भी वो आराम से खा पाते हैं। तो लेमार्क ने क्या कहा, लेमार्क ने कहा कि
यानी कि जिस चीज का हम जितना यूज करते हैं वो उसी प्रकार जो है बढ़ता है। यानी कि वो क्या किए कि जिराफ जो थे वो क्या किए, धीरे धीरे अपना गर्दन जो है लंबा करते गए और भोजन की तलाश में, और उसी प्रकार धीरे धीरे, और ऐसा भी नहीं है कि एक जनरेशन में उन्होंने गर्दन लंबा किया और दूसरे जनरेशन में उनका गर्दन बहुत ही लंबा हो गया, ऐसा नहीं है। ये होने में बहुत सारे समय लगे, बहुत सारी पीढ़ियां बदली, इसके बाद जो है कि आज जो है हम लोग देखते हैं कि जिराफ के गर्दन इतने लंबे होते हैं। देखिए कुछ ऐसे चीज भी थे जो कि मतलब कि विकसित जो हुआ किसी अन्य कार्य के वजह से हुआ, लेकिन बाद में उसका कुछ और ही उपयोग हो गया। जैसे कि पक्षी के पंख, पक्षी का पंख जो था उसको ठंड से बचाने के लिए बना, लेकिन बाद में क्या हुआ, उड़ने के लिए ही तय हो गया। और कहा जाता है कि सरीसृप से, यानी कि सरीसृप में आ गया क्या आपका डायनासोर, तो कहा जाता है कि डायनासोर से बहुत ही निकटता रिश्ता है किसका, पक्षियों का, यानी कि उनके पूर्वज कौन है, वो है हो गए डायनासोर, यानी सरीसृप से ही पक्षी बने हैं अब। तो क्योंकि देखिए जो हम लोग हैं, यानी कि हमारे जो भाई बहन होते हैं या फिर कोई रिश्तेदार है, उनके वजह से उनका शरीर का बनावट, यानी कि हमारा चेहरा क्या होता है उनसे मिलता जुलता है, क्योंकि हम लोग उनसे बहुत ही करीब है। तो यानी कि कोई किसी से करीब है, उनकी बनावट से पता किया जा सकता है। ये चीज हो गया। देखिए फॉसिल डेटिंग के द्वारा क्या होता है, जीवाश्म का पता लगाया जा सकता है कि वो कितना पुराना है। और दूसरी बात है कि जीवाश्म का पता कैसे लगाया जा सकता है, जब उत्खनन हो रहा है तो वो कितने अंदर है, इससे भी ये पता लगाया जा सकता है कि वो बहुत पुराने हैं या कितने पुराने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके एग्जाम में पूछने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये है समजात अंग और समरूप अंग। आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि समजात अंग क्या होता है। उत्पत्ति तथा संरचना में एक समान, यानी कि उत्पत्ति जो हुई और संरचना जो हुई एक समान, कार्य में भिन्न। जैसे कि पक्षी के पंख और घोड़े के अग्रपाद, दोनों की उत्पत्ति और संरचना जो है एक समान ही है, क्योंकि वो पंख क्या हो रहा है कि उड़ने के लिए हो रहा है, और ये जो होता है घोड़े का जो अग्रपाद, यानी आगे वाला, जो घोड़ा 4 पैर से दौड़ता है तो उनका जो आगे वाला है वो किसके लिए है, दौड़ने के लिए। यानी कि ये दोनों जो है, दोनों की संरचना क्या चीज और उत्पत्ति समान तरीके से हुई है, लेकिन कार्य दोनों का अलग है। क्या है कि पक्षी उड़ते हैं और जो है कि घोड़े जो है दौड़ते हैं। अब बात करते हैं समरूप अंग, यानी कि वे अंग जो देखने में समान एवं कार्य में भी समान, लेकिन उत्पत्ति और संरचना में क्या हो गया, अलग अलग हो गए। जैसे कि कीट के पंख और चमगादड़ के पंख, कीट के पंख तथा पक्षी के पंख, दोनों की संरचना जो देखने में क्या है, एक ही समान है, लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना क्या हुआ, अलग अलग हो गए। यानी देखने में समान है और कार्य भी समान है, लेकिन क्या हुआ, उत्पत्ति और संरचना जो है अलग अलग है उनकी। तो ये चीज हो गया। अब कुछ ऑब्जेक्टिव आपकी करवा दे, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ऑब्जेक्टिव जो है आपको करवा देते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम का डेट भी निकल गया है, आपको पता है कि एग्जाम होने वाले फरवरी में। तो चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखा, चार्ल्स डार्विन ने। मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो वो हो गया 23 जोड़ी। अगर कितने क्रोमोसोम पाया जाता है, 23 भी है 46 भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कितने यानी कि 46, और कितने जोड़ी, तो 23 जोड़ी, यानी कि 46 संख्या पुराना है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारे शरीर में जिनका कि कोई यूज नहीं हो रहा है अभी, यानी कि जो हमारे शरीर में है और उसका कोई अब यूज नहीं हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं अवशेषी अंग। जैसे हमारे शरीर में अपेंडिक्स है जो कि अवशेषी अंग बन के रह गया है। जबकि हम सेलुलोज यानी घास फूस खाते थे तो हमारे शरीर में पाचन के लिए वो आवश्यक होता था अपेंडिक्स, अब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो वो क्या है, अवशेषी अंग बन के रह गया है। जीन शब्द को किसने प्रतिपादित किया, जीन शब्द को किसने प्रतिपादित किया, जॉनसन। एक और क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को लिया, किस पौधे को चुना, तो वो है मटर के पौधों को चुना। तो इस प्रकार जो है हम लोग यानी कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को पढ़ लिए, और एग्जाम के व्यू से बहुत ही डिटेल से जो कि जरूरत है आपको
उस चीज़ को हम लोग देख लिए। तो चलिए इसी के साथ जो है कि ये हमारा क्लास खत्म होता है। बायोलॉजी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।